Good morning, everyone. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning, मॉर्निंग ma'am. गुड मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। 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 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पुनः एक बार हम क्लास के अंदर हैं। आप देखिए, आप कनेक्टिविटी फील कीजिए। आई होप सब बच्चे बिल्कुल फ्रेशन अप होकर के ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के माहौल में एटलीस्ट फर्स्ट पीरियड में तो इसी तरीके से होंगे। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन का ही दौर चल रहा है। प्रेजेंटेशन के लिए काजल आई थिंक ऑलमोस्ट अटैच होने ही वाली होंगी, उपस्थित होने ही वाली होंगी। तब तक हम एक टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने एनईपी में एक नया टॉपिक सुना होगा, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यस मैम। यस सुना मैम। है ना? हाँ, तो यस इस टॉपिक के बारे में जरा सा कुछ बताइए। वीरेंद्र, आपने सुना है ये टॉपिक? जी मैम। हाँ, बताइएगा। आपकी जैसे कि आवाज मैम ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज, मेरी लक्ष्मी, मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मैम। अच्छा, आ रही है मैम आपकी। आ रही है, नेटवर्क इशू होगा मैम। मे बी। जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस का अर्थ आप लोगों को सबको पता ही होगा। जी मैम। चॉइस का अर्थ है ना? हाँ, चॉइस बेस्ड यानी आधारित, अपनी चॉइस पर आधारित सब्जेक्ट्स को आप ले लीजिए और मार्क्स को क्रेडिट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। जो आपका मन करता है उस विषय को आप पढ़िए। उसमें क्या है, सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं और फिर आपके ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ऑप्शनल। आप चाहे जो भी उसमें से ऑप्ट कर लीजिए। तो ये तो चीज, इसकी चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। मुझे लग रहा है काजल हमारे साथ उपस्थित हैं। काजल, आप आ चुकी हैं क्लास में? जी मैम। हाँ, आप ठीक है बेटा? आप ठीक है? जी मैम ठीक है। ठीक है। एंड आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? जी जी मैम। Okay, then we can start today's class with Kajal. Kajal, class is all yours. Over to you, beta. All the best. ओके थैंक यू मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। यस मैम। तो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। इसमें हम बात करेंगे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है इसका बैकग्राउंड क्या था और ये जो कार्यान्वयन कार्यक्रम बना था इसमें जो संशोधन समितियां बनी थी उनके विषय में जानेंगे और जिनकी अध्यक्षता में ये संशोधन समिति बनी थी उनका थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। साथ ही साथ कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में किन किन चीजों को रखा गया था, उनके उद्देश्य क्या थे, रूपरेखा क्या थी और संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम में कौन कौन से संशोधन किए गए थे उनके विषय में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे कि प्लान ऑफ एक्शन में कौन सी ऐसी विशेषताएं देखी गई और विशेषताओं के साथ साथ कुछ दोषों का भी वर्णन करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा मानव के वर्तमान और भविष्य में सुधार किया जा सकता है और समाज में जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है और यही शिक्षा नीति राष्ट्र के निर्माण और विकास का बेस मानी जाती है। तो हमारे देश में सर्वप्रथम 1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई थी। उसके बाद 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब घोषित हुई तो उसमें ये बात कही गई कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद
जो भी नीति निर्धारित की गई है उनके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। और जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप सभी पढ़ चुके हैं, और उसमें जो जो बातें रखी गई थी, जो जो प्रावधान दिए गए थे, उन सभी से हम लोग परिचित हैं। तो आगे हम लोग जो संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम जो तैयार किया गया है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसा क्या उसमें संशोधन किया गया जो प्लान ऑफ एक्शन 1992 तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब लाई गई थी तो इसका पहला उद्देश्य ये था कि पूरे राष्ट्र में इसको क्रियान्वित किया जाए। लेकिन जब देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई तो वो पूरे राष्ट्र में क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो ऐसा मतलब जो 1968 की पॉलिसी बनी थी उसमें भी बहुत से प्रावधान दिए गए थे और उसमें बहुत सी चीजें लागू नहीं हो पाई थी उस टाइम। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब वो 1986 की पॉलिसी बनेगी तो वो हर संभव प्रयास करेंगे कि उसे पूरे देश में लागू करें। और इसी के लिए उन्होंने जो MHRD मिनिस्टर थे उनसे ये कहा कि शिक्षा नीति के जो बनेगी 1986 वाली पॉलिसी उसके क्रियान्वयन की जो प्रगति रिपोर्ट होगी वो उनको हर 6 महीने में दी जाए, जिससे वो उसको देखें और उसकी समीक्षा करें कि वो किस हद तक वो प्रोग्रेस कर रही है, क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो गया और उनकी जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। तब जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जी थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने ये जानना चाहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो पॉलिसी आई है वो मतलब उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसकी समीक्षा उन्होंने करनी चाहिए। मतलब उनका भी जो ध्यान था वो शिक्षा के क्षेत्र में गया, तो उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने संशोधन की जरूरत थी और इस संशोधनों के लिए उन्होंने संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करने की बात की, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कहा गया। लेकिन क्योंकि इतने बड़े सुधार करने थे बहुत बड़े स्तर पर, तो ये सब काम ऐसे ही नहीं हो गए। इसके लिए इन्होंने संशोधन समिति का गठन किया। तो एक समिति बनी थी आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में 1990 में, इसे आचार्य राममूर्ति समिति कहते हैं। और दूसरी समिति बनी थी जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 1992 में ये समिति बनी थी। तो कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो 1986 की जो पॉलिसी है उसका मॉडिफाइड रूप है। तो इनसे पहले समिति के में क्या संशोधन किए गए, उन्होंने क्या प्रावधान दिए, उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो आचार्य राममूर्ति जी हैं इनका जन्म 22 जनवरी 1913 को हुआ था जौनपुर उत्तर प्रदेश में। और ये एक शिक्षाविद और समाज सेवी थे और इन्होंने 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA हिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। और ये व्यवसाय इनका शिक्षक का था, ये एक टीचर थे और इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में टीचिंग की थी। और इनकी मृत्यु 20 मई 2010 को हुई थी। आचार्य राममूर्ति जी के चेयरमैनशिप के अंतर्गत एक समिति बनी थी और इन्होंने उसमें 1986 की पॉलिसी का रिव्यू किया और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए। इनकी जो समिति थी वो एक 17 सदस्यीय समिति थी, उसमें 17 सदस्य थे। और इन्होंने उस समिति में समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जब इनसे सरकार ने कहा तो इन्होंने जो अपना समीक्षा प्रतिवेदन था वो 16 दिसंबर 1990 में सरकार को सौंप दिया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर जी थे और उन्होंने सरकार को सौंप दिया। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो पॉलिसी थी वो किस
हद तक प्रगति कर रही है, क्या उसमें कमियां थी, क्या और सुधार करके उसको बेहतर बनाया जा सकता था। ये रिकमेंडेशन उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए। जैसे कि उन्होंने कहा कि वुमेन्स एजुकेशन पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए अलग से अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। साथ ही साथ जो परीक्षा पद्धति चल रही थी उसमें सुधार की बात की आचार्य राममूर्ति समिति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेमेस्टर प्रणाली और सतत मूल्यांकन आदि को अपनाने की बात कही। इसके इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा पर जो 6% जीडीपी खर्च करने की बात कही, जो कि पहले भी कही जा चुकी थी। और टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप मॉडल को अपनाना चाहिए, जिससे कि टीचर्स की स्किल्स को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। दूसरी समिति हमारी थी जनार्दन रेड्डी समिति। इनका पूरा नाम था नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी। इनका जन्म 20 फरवरी 1935 में हुआ था वाकाटू आंध्र प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इनकी मृत्यु 9 मई 2014 को हार्ट अटैक के कारण हुई थी। तो जो जनार्दन रेड्डी समिति थी, इसका जुलाई 1991 में केप के द्वारा इसका गठन हुआ था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा। और इस समिति की अध्यक्षता का जो कार्यभार था वो इन्होंने ही संभाला था, जनार्दन रेड्डी जी ने। और इन्हीं के नाम पर इस समिति को नाम दिया गया जनार्दन रेड्डी समिति। और इस समिति में जो सदस्य थे वो अलग अलग राज्यों के 6 शिक्षा मंत्री थे, 8 शिक्षा शास्त्री भी इसमें शामिल किए गए। और इन सभी ने अपने अपनी राय देकर और ये सर्वेक्षण करके कि समाज में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही थी उस समय, तो उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी पहलुओं को ध्यान में देख कर इन्होंने 22 जनवरी 1952 को अपनी रिपोर्ट 92 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और इन्होंने कुछ संस्तुतियां दी, जैसे कि इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर बल देने की बात कही। और इन्होंने प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की बात कही। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम चल रहे थे उसको और अधिक मजबूत करने की बात करी। और इन दोनों समितियों की सिफारिशों को जो लागू किया गया, जो वो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के माध्यम से हुआ। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न खंडों में संशोधन किए गए। तो 1986 की जो पॉलिसी थी वो एज इट इज थी, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं किए गए, लेकिन कुछ मूल तत्वों में परिवर्तन किए गए, कुछ खंडों में ही इसमें संशोधन किए गए थे। और इस कार्यक्रम में 23 खंडों को शामिल किया गया था। 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें 24 खंड थे और इसमें 23 खंडों को शामिल किया गया था। और इस समिति का गठन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसके उद्देश्य क्या थे। कार्यान्वयन कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे वो वही थे जो 1986 वाली पॉलिसी के थे। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था, सब कुछ वैसा ही था, बहुत थोड़े बहुत परिवर्तन थे। तो जो इनके उद्देश्य थे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के, वो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर चल रहे थे जो 1986 की पॉलिसी में दिए गए थे। इनका पहला उद्देश्य था शिक्षा का व्यावसायीकरण करना और इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायीकरण पर विशेष बल देना। तो इनका इस उद्देश्य को इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा को व्यवसाय से जोड़कर चलना चाहिए, जिससे कि बालक आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो। मतलब इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ये तैयार कराना चाहते थे जिससे कि बालक को किसी एक व्यवसाय में उसकी रुचि के अनुसार किसी एक व्यवसाय में प्रशिक्षण दे के उसको कुशलता प्रदान की जाए, जिससे वह अपना जीवन यापन सरलता से कर सके। और
सेकेंडरी लेवल से ही विद्यार्थियों की जो होती है वो व्यवसाय की तैयारी शुरू हो जाती है, उनका रुझान उस तरफ बढ़ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो करिकुलम डिजाइन किया जाए उसमें ऐसी चीजों को ऐड किया जाए, मतलब वोकेशनल कोर्सेज को भी उसमें ऐड किया जाए। नेक्स्ट इनका उद्देश्य था आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। इसमें इसका तात्पर्य ये है कि आधुनिक युग में जो चेंजेस हो रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, मतलब कंप्यूटर का युग आ गया था और जो कुछ भी, तो इनका था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू करना जिससे कि वो सभी सुविधाएं जनमानस तक आराम से इजीली पहुंचे। और ये कैसे हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से। इसलिए इन्होंने एजुकेशन के जो डिफरेंट लेवल हैं उस पर स्टूडेंट्स को इनकी जानकारी देना, उन चीजों से अवगत कराने का प्रयास किया जाए। इसलिए इन्होंने इसको अपना मेन ऑब्जेक्टिव बना के चले। अब हम बात करेंगे कार्यान्वयन कार्यक्रम की रूपरेखा की। किसी भी काम को करने से पहले हम उसके लिए जो ढांचा तैयार करते हैं वही हमारी रूपरेखा कहलाती है। जैसे आर्किटेक्चर वगैरह घर बनाते हैं तो उससे पहले वो एक ढांचा नक्शा तैयार कर लेते हैं। तो वैसे ही जब 1986 की पॉलिसी बनाई तो उसको बनाने से पूर्व उसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा बनाई जिसके आधार पर पूरी पॉलिसी का निर्माण किया गया और ये रूपरेखा 12 भागों में प्रस्तुत की गई थी। 12 भागों में प्रस्तुत की गई थी। और जब हमारी रिवाइज्ड पॉलिसी आई, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 वाली, तो जब इसका निर्माण हुआ तब उन्होंने उन्हीं 12 भागों को या कह सकते हैं कि उसी रूपरेखा को एज इट इज ले लिया। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए, मतलब कोई चेंज नहीं किया था, पूरी एज इट इज 12 भाग ले लिए थे। तो पहला हमारा है इसमें भूमिका। इन्होंने अपने जो रूपरेखा थी उसमें भूमिका इन्होंने ये बनाई कि इन्होंने इसमें इन बातों को शामिल किया गया कि शिक्षा व्यवस्था हम ऐसी रखेंगे जिससे कि राष्ट्र की जो शिक्षा है उसका पुनर्निर्माण हो। मतलब पहले जो चीजें चल रही हैं अगर वो सही है तो उनको आगे और बढ़ावा दिया जाए और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार करके उसका संशोधन किया जाए। और साथ ही समाज की आवश्यकता के अनुसार जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी विवेचना करने के बाद भूमिका के अंतर्गत शामिल की गई। सेकंड है इनका शिक्षा का सार एवं भूमिका। इस भाग के अंतर्गत इन्होंने कहा कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को इन्होंने जरूरी माना और इनका मानना था कि शिक्षा को जनशक्ति के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बना दिया जाए। शिक्षा का विकास तभी हो सकता है जब उसको आर्थिक साधन बना दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। इनका मानना था कि राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो देश के संविधान के अकॉर्डिंग हो और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और जितने भी जो भी प्रावधान हो या जो जिन भी सिद्धांतों पर वो आधारित हो संविधान के अंतर्गत। तो इन्होंने कहा भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए और संपूर्ण भारत में एक समान शैक्षिक संरचना होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 10+2+3 की जो संरचना थी उसको लागू करने की बात करी कि मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और वो 10+2+3 पर बेस्ड हो। नेक्स्ट हमारा है समता के लिए शिक्षा। इस रूपरेखा के अंतर्गत इन्होंने कहा कि शैक्षिक अवसरों की असमानता जो है उनको दूर किया जाए और इस उद्देश्य को रखते हुए इन्होंने ऐसा कहा कि सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी जाए, किसी में भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर आर्थिक विषमता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए और सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है
तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। उस टाइम पे तकनीकी और प्रबंध के क्षेत्र में विकास हो रहा था, इसलिए इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने स्कूल लेवल से ही बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने की बात करी और टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने टीचर्स को ट्रेन करने की बात करी कि अगर वो उस चीज से फ्रेंडली होंगे, अगर जैसे कंप्यूटर विद्यालयों में है लेकिन अगर टीचर्स उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग की बात करी ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से उन सब चीजों की जानकारी दे पाए, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि विद्यालयों में कंप्यूटर्स हैं, वाईफाई है, पूरी लैब है, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन टीचर्स अगर उसका यूज नहीं कर पाते हैं और तो वो लैब बंद रहते हैं और वो केवल जो कंप्यूटर क्लासेस जो होती हैं वो केवल थ्योरी बेस्ड होती हैं, प्रैक्टिकल वहाँ पे ना के बराबर होते हैं। और या तो ये किया जाता है कि बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को बुला के उनको कंटिन्यू कराया जाता है। तो इसीलिए 1992 पॉलिसी में जो ये रूपरेखा रखी गई और उसके अंतर्गत तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा में ये बात कही गई कि टीचर्स को इन सभी चीजों के प्रति ट्रेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का पुनर्गठन को शामिल किया। इसके अंतर्गत इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात करी। प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने कहा कि 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में एनरोल कराया जाए और अपव्यय और अवरोधन की जो समस्याएं आ रही थी कि विद्यार्थी जो किसी भी कारण से या तो बीच में ही छोड़ रहे हैं पढ़ाई, तो उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास करने की बात करी। साथ ही साथ शिक्षा के जो स्तर है उसमें गुणात्मक सुधार करने की बात करी। इनका कहना था कि केवल यही नहीं कि हमने अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का नामांकन करा लिया और हम उनको कुछ सिखा नहीं पा रहे, तो ये भी सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि एनरोल कराने के साथ साथ हमें उनको क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने कहा कि जो योग्य और प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे उनकी जो एजुकेशन है उसमें किसी भी तरह का ब्रेक ना आए। इसके लिए इन्होंने गति निर्धारक जो स्कूल है उनकी स्थापना की बात करी और माध्यमिक स्तर पे इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष बल देने की बात कही। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। जब ये पॉलिसी बनी थी उस टाइम पे लगभग 261 विश्वविद्यालय और 10,000 से अधिक महाविद्यालय थे। तो इन्होंने जो अपनी रूपरेखा बनाई उसके अंतर्गत इन्होंने चिंता को व्यक्त किया और इसमें ये कहा कि भविष्य में इन्हें और व्यापक और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे कि मतलब और अधिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए और अधिक महाविद्यालय बनाए, जिससे कि हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है व्यवस्था को गतिमान बनाना। व्यवस्था को गतिमान बनाने से तात्पर्य ये है कि जो भी शिक्षा की व्यवस्था चल रही है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सके, कैसे उसमें गतिशीलता लाई जा सके। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और सरकार द्वारा टीचर्स को, कॉलेज को जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मतलब उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पहले से जो सुविधाएं हैं वो तो हैं लेकिन और अधिक उनको सुविधाएं देने की बात इसमें कही गई। नेक्स्ट है शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना। नया मोड़ देने से तात्पर्य ये है कि आधुनिकता का युग आ गया था, टेक्निकल चीजों पे लोगों का जोर था, फोकस था कंप्यूटर एजुकेशन और साइंस टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ऐसा ना हो कि इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं। तो इसलिए इन्होंने अपनी विषय वस्तु में सांस्कृतिक पाठ्यक्रम को जोड़ने की और समृद्ध करने की बात कही। इन्होंने इसमें मूल्यों की शिक्षा, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुधारने की बात और परीक्षा सुधार से संबंधित जो नीतियां थी उनको शामिल करने की बात इन्होंने इसके अंतर्गत कही।
अब इन्होंने अपनी रूपरेखा में शिक्षक को भी शामिल किया। टीचर्स के लिए इन्होंने कहा कि टीचर्स की जो ज्वाइनिंग है, उनकी सैलरी है और उनका जो वो परफॉर्मेंस के आधार पर जो उनको उन्नति हो रही है और सुविधाओं से संबंधित जितनी नीतियां हैं वो इसके अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी। और साथ ही साथ टीचर्स को ट्रेनिंग की देने की बात करी गई, जिससे कि वे अपने आप को अधिक प्रभावशाली बना सके। और सेवाकालीन शिक्षा पर भी विशेष बल दिया, मतलब जो जॉब के समय ही, जॉब के दौरान ही उनको प्रशिक्षण देने की बात भी इसमें कही गई। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा के प्रबंध के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा सलाहकार परिषदें हैं और अखिल भारतीय शिक्षा सेवा और राज्यों में राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद, जिला स्तर पर इन सब परिषदों का गठन करने की बात करी, जिससे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए इन्होंने इन परिषदों को गठन करने के लिए और इनकी भूमिकाओं को सुनिश्चित करने की बात शिक्षा का प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया। संसाधन और समीक्षा, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का विकास करना है तो इसके लिए उसमें जो संसाधनों की जरूरत है तो उसको उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने कहा कि उसमें निवेश लगाकर ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष में नवीन शिक्षा नीति की समीक्षा की बात भी करी कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो शिक्षा नीति बनी है उसकी समीक्षा की जाए। नेक्स्ट है और लास्ट है भविष्य। क्योंकि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, पूरे देश में इस शिक्षा व्यवस्था को लागू करना था और तो ये एक जटिल प्रक्रिया थी, तो इसमें फिर भी इसमें ये आशा की गई कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं हम उसमें सफलता जरूर अर्जित करेंगे। तो ये इसके 12 भाग थे, रूपरेखा थी, रूपरेखा के अंतर्गत जो इन्होंने 12 भागों को शामिल किया था और इन्हीं के आधार पर इन्होंने संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम के 23 खंडों का निर्माण किया गया। संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम में जो 23 खंड थे इनके, तो इसमें इनका पहला था महिला समानता के लिए शिक्षा। महिला समानता के लिए शिक्षा, इसमें इन्होंने कहा कि जो इन्होंने मेन एम्फेसिस किया वो वुमेन्स एजुकेशन पर किया, क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही हम वुमेन्स में समानता और सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जो हमारी महिलाएं होती हैं वो राष्ट्र की प्रगति की कुंजी हैं। तो इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में जो प्रावधान किए गए उसमें इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने की बात करी और साथ ही ऐसे छात्राएं जो किसी भी कारण से विद्यालय बीच में ही छोड़ देती हैं और उनकी शिक्षा कंटिन्यू नहीं हो पाती है, उनके लिए इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा की बात करी। और महिलाओं के लिए इन्होंने स्पेशल वोकेशनल कोर्सेस चलाने की बात करी, जिसमें कि न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, चाइल्ड केयर कोर्सेस। तो इन्होंने कहा कि इन सभी फील्ड्स को इसमें प्रायोरिटी दी जाए। साथ ही साथ इन्होंने वुमेन्स के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बात भी कही, मतलब चूंकि 15 से 35 वर्ष की जो आयु की जो महिलाएं हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की बात इसमें कही गई। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वुमेन टीचर्स की कमी थी उसको पूरा करने के लिए इन्होंने फ्यूचर में जो ज्वाइनिंग होने वाली थी टीचर्स की, उसमें इन्होंने 50% टीचर्स वुमेन्स हो, इस बात पर इन्होंने बल दिया और उनकी सिक्योरिटी और रेसिडेंस की व्यवस्था करने की बात करी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वुमेन टीचर्स की जो कमी थी वो इसी वजह से थी क्योंकि उनका एक रहने की और सिक्योरिटी की जो व्यवस्था थी वो उस समय सही रही थी। तो इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी और रेसिडेंस की जो व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने की बात इसमें कही। तो वुमेन्स की इक्वलिटी और एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन को एक प्रभावी साधन बताया गया उस समय पर, और यही कुछ उन्होंने सुझाव इसमें दिए थे।
नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में शामिल किया गया कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को सार्वजनिक करने अर्थात सब तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए और बस्तियों में स्कूल ओपन करने की बात इसमें करी गई। इसके ही अतिरिक्त उन्होंने ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटीज, बुक, स्टेशनरी, मिड डे मील जैसी सुविधाएं देकर उनको प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो मतलब अपनी वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकते, वो ये सोचेंगे कि बस किसी तरह से हमारा पेट भर जाए। तो इसलिए उन्होंने इसमें हॉस्टल सुविधा, स्कॉलरशिप, बुक्स, स्टेशनरी और मिड डे मील जैसी सुविधाओं देने की बात करी, जिससे कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा के प्रति के ऊपर ध्यान दें और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अधिक बर्डन ना पड़े और वे अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोचिंग और प्रशिक्षण आदि के माध्यम से भी बच्चों को प्रोत्साहित करने का, बढ़ावा देने का और बढ़ावा दिए जाने पर बल देने की बात कही। और ये जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे थे, इनके पेरेंट्स के लिए भी इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करी कि जिससे कि वो भी शिक्षित हो और उनका भी विकास हो सके। नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान दिया गया और इन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करी जाए जहां पर शैक्षिक रूप से जो पिछड़े अल्पसंख्यक हैं वो निवास करते हैं, और उनके लिए इन्होंने रेमेडियल क्लासेस और वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स बनाने की बात की थी। रेमेडियल क्लासेस में उन्होंने मतलब ऐसी कक्षाएं होती जहां पर बालक की जो भी कठिनाइयां हैं कि वो किस चीज में उसको कमी आ रही, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करें और उसको उपचार करें। साथ ही इन्होंने अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए इस बात का भी सुझाव दिया कि उनके अंदर टेक्निकल स्किल डेवलप की जाए, पढ़ाई क्लासेस तो दी जाए, साथ ही साथ टेक्निकल स्किल भी डेवलप करने की बात करी। फोर्थ है हमारा विकलांगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड बच्चों में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके उनके लिए एजुकेशन की समुचित ढंग से व्यवस्था करना और आवश्यकता को देखते हुए कि क्या व्यवस्था की जा सकती है, इन आवश्यकताओं को देखते हुए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कुछ प्रावधान किए गए। जैसे कि इन्होंने कहा कि समेकित शिक्षा, मतलब हैंडीकैप बच्चों के लिए समेकित शिक्षा पर बल दिया और अधिक से अधिक विशिष्ट विद्यालय खोलने की बात इसमें की गई, और इनकी नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्लेक्सिबल करने की बात करी गई। कंटेंट, मटेरियल एड, जो भी चीजें उनको जरूरत है, मतलब जैसे जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि है, तो इसीलिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो मटेरियल एड है, जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो, इस बात पर भी बल दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सफल हुए हैं, और इसके लिए उन्होंने एक पुनरीक्षण एवेल्युएशन के लिए प्रोग्राम भी चलाने की बात करी गई, एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें ये देखा जा सके कि सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो कहाँ तक सफल हो पाए हैं और उसमें क्या कमियां रह गई हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा। समाज में जो उस समय निरक्षरता व्याप्त थी उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन था वो तैयार किया गया, और इसमें प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा को लेकर कुछ बातें कही गई, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। कार्यक्रम तो चल रहा था पहले से, लेकिन इन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये कहा कि इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, और
नारी समानता के लिए सतत प्रयास करने पर बल दिया गया और सीखने की गति को बढ़ाने के लिए इन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के प्रयोग पर बल देने की बात कही। और ये जो सब इन्होंने ये जो बातें कही ये इन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत कही। और जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता अभियान है ये 5 मई 1988 में राजीव गांधी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का लक्ष्य भी यही था कि 16 से 35 वर्ष के जो नागरिक हैं उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। और उसी के आधार पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन में जो बदलाव किए गए वो उसी को दृष्टिगत रखते हुए किए गए। नेक्स्ट है हमारा पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या तथा शिक्षा। इसे ECCE भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो शिक्षा होती है पूर्व बाल्यावस्था, तो मतलब मेनली ये शिशु शिक्षा से संबंधित है। और जो शिशु शिक्षा होती है उसे नर्सरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो नेशनल पॉलिसी जो हमारी थी 1986 वाली, इसमें ECCE को महत्ता दी गई और उसे ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी इस संबंध में कुछ प्रावधानों को ऐड किया गया। जैसे कि टीचर्स की ट्रेनिंग, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते, उनको पढ़ाने का मेथड अलग है। तो इसीलिए टीचर्स की ट्रेनिंग पर बल देने की बात कही और नीड के अकॉर्डिंग जो शिक्षण सामग्री है उनको उपलब्ध कराने की बात कही गई। और इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो खेल विधि के माध्यम से दी जाए, तभी बालक अच्छे से चीजों को सीख सकता है। और इस क्षेत्र में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात करी गई, तभी इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, ऐसा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कहा गया। इसके अंतर्गत इन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो पेरेंट्स हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के महत्व से परिचित कराया जाए। और वो कैसे कराया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने जनसंचार की हेल्प ली, मतलब रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सभी माध्यमों से उन पेरेंट्स को इसके महत्व से परिचित कराने के लिए इन्होंने जनसंचार की हेल्प ली। साथ ही साथ इन्होंने डे केयर सेंटर की बात करी कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो दोनों लोग काम करते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है, तो या तो फिर वो अपने बच्चों को वहां साथ में लेके जाते हैं। तो उनका थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डे केयर सेंटर की बात करी। और जो इन्होंने ये कहा कि जो डे केयर सेंटर चल रहे हैं और उनमें जो फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल हैं उनमें और सुधार किया जाए और जांच करके जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की बात इसमें की गई। 7th है हमारा प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। इसे एलिमेंट्री एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में 1992 की प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान जैसे उपाय किए जाए। सार्वभौमिकरण से तात्पर्य ये है कि शिक्षा का प्रसार और तथा व्यापकता से, कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन का इस हद तक प्रसार किया जाए कि कोई भी बच्चा उससे वंचित ना रह पाए। और क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है कंपलसरी एजुकेशन की, जैसे कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात भी कही गई है। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। और इसके अंतर्गत इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विस्तारण की बात कही। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसमें न्यूनतम संसाधनों को उपलब्ध कराने की बात की गई थी 1986 में, कि उसमें 2 कमरे होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए। तो जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया तो इसमें इसका विस्तारण करने की बात कही गई, 3 कमरों की और 3 टीचर्स की बात करी गई और सुविधाओं को और जो सामग्रियां इसमें देने की बात करेगी, मटेरियल है, टीचर टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं थी
वहाँ पे जो उपलब्ध कराने की बात कही गई थी उनमें विस्तारण करने की बात करी गई इसमें। और 2 किलोमीटर के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन में मेनली 2 चीजों पर ही इसमें बल दिया गया था। एक तो ये कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में नामांकन उनका कराया जाए और शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो विद्यालय का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से युक्त होना चाहिए, क्योंकि और जो शिक्षण पद्धति है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि जो शारीरिक दंड है उसको हटाने की बात कही, किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस ना हो। और क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, तो आप उनको दंड देकर किसी भी चीज से उनसे उम्मीद करें कि वो सीख जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन्होंने शारीरिक दंड को हटाने की बात कही। और इसके अतिरिक्त इन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी भी कारण से बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, और या फिर गर्ल्स होती हैं जो घर के काम की वजह से नहीं ले पाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते, तो इसके लिए उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर बल देने की बात कही थी। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा। काजल, आप बेटा आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया सो फार, वेरी नाइस, एंड पीपीटीज आर वेरी ब्यूटीफुली मेड। लेकिन टाइम की थोड़ा सा देखिए, आप टाइम का थोड़ा सा हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए वर्चुअल क्लासेस में। आप यहाँ तक आप पूछ लीजिए, एक फीडबैक ले लीजिए, और किसी से कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लीजिए, किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी हो। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, उच्चारण वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया। पीपीटी इज वेरी ब्यूटीफुली मेड। आप देखिए जरा, दूसरों के लिए एक लेसन है। थैंक यू मैम। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो। यस मैम, आपने बहुत अच्छा मैम पढ़ाया और आपकी पीपीटी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैम एक देना चाहूंगा मैम, आपकी आवाज भी क्लियर थी, सब कुछ सही था मैम। थोड़ा से जब आप सेंटेंस को बोलते हैं तो आप में एनर्जी भी सब कुछ है, आवाज भी क्लियर आ रही थी, लेकिन थोड़ा से अगर उसकी कंटिन्यूटी को अगर आप बनाते चले जाएंगे तो और भी अच्छा, प्रमुख वक्ता के रूप में मुझे लगता है कि ऐसा निकलेगा शब्द जो और भी प्रभावी हो सकता है। जी बिल्कुल, ध्यान देंगे। नहीं, बोल रही है, ठीक बोल रही है। अभी हम सब जानते हैं किन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आई है ना आलोक, थोड़ा सा ये रीजन हो सकता है। हाँ, वो बेचारी थोड़ा सा परेशान है वैसे करके, है ना। अदरवाइज टू गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो चलो इसी के साथ आज की मीट क्लोज करते हैं। ओके मैम। हाँ प्रताप। जी सर। मैम ये मैं कह रहा था, काजल मैम प्रेजेंटेशन में जो पिक डाली हैं बहुत तो टेबल डाल रखी है मैम ने, बहुत अच्छा बनाया है पीपीटी। बहुत सुंदर, आई एम इम्प्रेस्ड। जी ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज टुडेज मीट। थैंक यू एवरीवन। कल आपकी क्लास नहीं होगी। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।